दोस्तों, सो 9th क्लास आपका सब दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। अब तक आपने हमारे चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे होंगे, तो अब से हम अपना नया सफर शुरुआत करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आपकी 9th क्लास इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप 10th क्लास में मूव करते हो तो बायो में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि आपने अपने हो सकता है आसपास के बच्चों या बड़े भाई बहनों से सुना होगा कि बायो तो रटनी पड़ती है। तो हम क्यों ना एक ऐसा उस पर एक अटेम्प्ट करें या एक ऐसा एफर्ट डालें कि हम समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कहानियों से समझे, क्योंकि कहानियां हमें याद रहती हैं। तो हम यहाँ पर बायो एक कहानी से समझने वाले हैं कि जो हमारे पास चैप्टर जो भी आएगा उसमें हम समझेंगे कि क्या चीजें हुई, कैसे कैसे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी और हमारे पास जो चीजें प्रेजेंट करी गई और जो बुक में एकदम इकट्ठे होके आई हैं अलग अलग पूरे वर्ल्ड के पार्ट से, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 5 है हमारी बुक में। सो इस चैप्टर में हमारे पास जो सेल है, जितना आपने 8th क्लास में पढ़ा था वही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की तरफ। तो कहानी सुनो। कहानी क्या हुई कि हमारे जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो कि बार्क ऑफ ट्री पे पाया जाता है। ठीक है, लेट्स से कोई भी एक ट्री हमारे पास है और उसकी जो बार्क है वहां पर आउटर पार्ट पे उन्हें एक सब्सटेंस मिला। अब क्योंकि साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट कुछ हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, तो उन्होंने सोचा है कि क्यों ना ये जो बार्क ऑफ ट्री से ये जो कॉर्क सब्सटेंस आया है, लेट्स से ये स्क्वायर आया है, इसको हम समझते हैं कि इसका एक तरह से रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, अब वो कैसे बनाया होगा? अब जब ये काम कर रहे थे 1665 में, उस टाइम माइक्रोस्कोप का भी एक आया था कि फिजिक्स में भी उस टाइम डिस्कवरीज हो रही थी कि आप जूम कर सकते हो, चीजों को बड़ा करके देख सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्यों ना हम स्टार्टिंग करते हैं ट्रीज से, या कॉर्क में अगर हम समझें कि इसको एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप से, जूम करके देखें तो उसमें क्या होता है, शायद कुछ चीजें समझ में आए कि क्यों ट्री लिविंग थिंग्स हैं और जो दूसरे हमारे मेटल्स हैं या दूसरे सब्सटेंस होते हैं, रॉक्स हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स क्यों हैं। मतलब एक अटेम्प्ट उन्होंने करा। तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उनको एग्जामिन करा तो कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि उन्हें मिले हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मिले। इसका मतलब क्या था कि जो हमारे मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है तो उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और यही आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और पूरा जो है सिस्टम फैला होता है। मैं एक इमेज ड्रॉप करूंगा, आपको जो है पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखना कि हनी कॉम्ब का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर उन्हें बार्क ऑफ ट्री में मिला। इसका मतलब उन्हें क्या समझ में आया कि हमारे जो बार्क ऑफ ट्री है इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं सेम साइज के। ठीक, स्मॉल स्ट्रक्चर्स सेम साइज के हैं, मतलब एक जो कोई यूनिट है वो रिपीट हो रही है। मतलब कोई एक यूनिट है और उसमें जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे एक साइज के, बहुत सारे लार्ज इन नंबर है। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी। तो तब उन्होंने सबसे पहले इसको, जो ये हमारे पास सबसे छोटी यूनिट बन रही थी, इसका नाम रखा सेल। ठीक, इसका नाम रखा उन्होंने सेल। और सेल जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आ स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा कमरा। एक बड़े से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उन्होंने बार्क लिया और बार्क को जब एग्जामिन करा तो उन्हें क्या बातें पता चली कि यहाँ पर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो उन्हें नजर में आ रहे हैं सेम साइज के तो हैं, और इनको एक का इन्होंने नाम रख दिया सेल, क्योंकि सारे सेल्स ही होंगे जब सेम साइज के हैं। तो जो सेल मिले उन्होंने, सेल का मीन्स लैटिन वर्ड में होता है स्मॉल रूम, तो एक छोटा कमरा रखा। छोटा क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा आ रहा था, तो उन्होंने इसका नाम इसीलिए एक सेल रख दिया। ठीक, तो यहीं से हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आई सेल।
तो इन्हें इसीलिए सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट करा था, जानने की कोशिश करी थी कि हमारा जो सेल है उसका या स्ट्रक्चर कैसे होगा माइक्रोस्कोप में देखने का। ठीक, उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि आप लोग रॉबर्ट हुक वाला एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो। अगर आप बार्क ऑफ ट्री या कॉर्क सब्सटेंस नहीं मिलता तो हम क्या कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। हमारी जिंदगी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स। ठीक, तो सेकंड साइंटिस्ट ल्यूवेनहुक आए थे, देखो 1674 में, ये 1665 की बात है, ये 1674 की बात है। उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स ऑब्जर्व करे पॉन्ड वाटर में, और एक और खास बात, इन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज किया। अरे भाई रिसर्च हो रही है, चीजें आप जान रहे हो, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अभी आज जो आपके पास मोबाइल है उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है, हो सकता है आगे के फ्यूचर में ऐसे कुछ मोबाइल्स आए, जैसे अभी तक कुछ आ चुके हैं कि आपकी आंखों की आइरिस स्कैन करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, आपका फेस स्कैन करके आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो वही चीज सेम हुई कि 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, उन्होंने खुद से कुछ डिजाइन करा माइक्रोस्कोप, लेंसेज यूज करे, और 1674 में जब इन्होंने करा तो एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप करा। तो हो सकता है इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हों, क्योंकि इम्प्रूव माइक्रोस्कोप करेंगे तो उनका काम जल्दी और बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ल्यूवेनहुक ने फ्री लिविंग सेल्स एग्जामिन करे थे पॉन्ड वाटर से। देन लास्ट में हमारे नेक्स्ट आए, देखो इतने ही रिसर्च के बाद इतनी चीजें आ गई। ठीक है, और इसी के बीच एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, सेल थ्योरी आई थी इसी के बीच। ठीक है, समथिंग अराउंड 1820 टू 1830 के अराउंड आई थी, और ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, मैं नाम लिख दे रहा हूं आपके सामने। ठीक है, स्क्लेडन और स्क्वेन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी प्रेजेंट करी थी। दोनों ही बायोलॉजिस्ट थे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे इन सब चीजों में कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं और किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद हमारे इन्हीं के साथ रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे, आप देखो 1674 से 1831 नियरली 150 ईयर्स या 170 ईयर्स का गैप आ गया। तो 170 ईयर्स में तो माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा हायर लेवल के या कहें टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होंगे। तो हम जो हमारे पास सेल होता है, अभी आके जाके समझोगे आप, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप आ गया। अब जब हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप आ गया तो वो सेल में इतना अंदर तक देख सकते थे कि सेल तो है, ये आपको सेल तो नजर में आ रहा है, लेकिन उन्हें अब सेल के अंदर का पार्ट न्यूक्लियस भी नजर में आने लगा। इतना बेहतरीन या इंप्रूव माइक्रोस्कोप था। उन्होंने रिसर्च करी, अलग अलग और लिविंग ऑर्गेनिज्म से सैंपल्स लिए, और जब उन्होंने उसका एग्जामिन करा माइक्रोस्कोप के अंदर तो उन्हें सेल के अंदर न्यूक्लियस पार्ट भी नजर आने लगा। तो इसीलिए कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। ठीक, इतनी बात। और लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास कि एक साइंटिस्ट थे पुकिंजे, जो कि 1839 में आए थे, जस्ट 8 इयर्स बाद इनके, और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कस करा। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हो सकता है वर्ड्स आपके लिए न्यू हो, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी, लेकिन कहानियां पता होना चाहिए ना कि आप कैसे इंप्रूव करें, हम कहाँ पर थे और कहाँ तक आ चुके हैं। अब तो इतनी ज्यादा हम डीएनए आरए के अंदर घुस चुके हैं और उसमें दवाइयां बनाना बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम बायोलॉजी में। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म था वो हमारे पास था फ्लूइड सब्सटेंस, साथ के साथ ये जो पॉइंट है नोट करते रहो, फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड सेल। ठीक, तो आप अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे समझ लो कि अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर ऐसे आपको बताऊं कि ये अगर सेल का स्ट्रक्चर है तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, मैं इसे ऐसे क्रॉस मार्क कर देता हूं, और यहाँ पे कुछ जो है लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसी को हमने यहाँ पे नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो ये चीज भी नोट कर लो। और उसे किसने डिस्कवर करा, पुकिंजे साइंटिस्ट। ठीक, तो ये कुछ कहानी सी थी कि कैसे हमारे पास सेल थ्योरी आगे बढ़ी। ठीक, अब क्या आप जो इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे, क्या आप अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन आता है कि ये जो सारा काम हुआ, इतनी सारी डिस्कवरी हुई, क्या आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हमने कुछ करा है, हमने कुछ
लर्न करा है, कुछ गेन करी है उसके अंदर से चीजें, तो प्रैक्टिकल्स तो बहुत ही सिंसियरली और सीखने के लिए करनी चाहिए और हमें मजा भी आता है। अगर मैं अब आपको कहूँ लेट्स से कैरम बोर्ड खेलना है, तो मैं कहूँ आप ऐसे स्ट्राइक करो, इस तरीके से जाओ, तो मैं आपको कितना भी समझा लूं, जब तक आप खेलोगे नहीं, आपको जो अंदर से फीलिंग आएगी उसको सीखने की या जो एंजॉयमेंट होती है वो नहीं आएगी आपको, है ना। तो आप थ्योरी समझ रहे हो, तो प्रैक्टिकल करने का मतलब क्या है कि अगर आपके स्कूल्स में लेबोरेटरी है तो जरूरी एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाएगा। ऑनियन बल्ब एक्सपेरिमेंट इसे बोलते हैं। इसमें क्या कि अगर आप एक ऑनियन को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें बाहर लेयर्स होती है, पूरी लेयर से बना होता है, ठीक। लेयर्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक व्हाइट कलर की व्हाइट लेयर होती है, ठीक, व्हाइट लेयर होती है बिल्कुल। उसे हम क्या कर सकते हैं, फोरसेप्स का यूज करके अलग कर सकते हैं, ठीक। मैं कभी आपको हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में उसका स्ट्रक्चर दिखा दूंगा या एक इमेज ड्रॉप कर दूंगा कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो ये व्हाइट लेयर है जो कि हमारे ऑनियन बल्ब के अंदर का हिस्सा है, ठीक। तो इसको जब हमने लेट्स से ये आ गया हमारे पास, इसको एग्जामिन करा, इसको एग्जामिन करने पर यहां पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये एक ऑनियन बल्ब का एक्सपेरिमेंट है। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, क्योंकि देखो अब आप स्टडी कर रहे हो तो अब तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया है और इतना बेहतरीन माइक्रोस्कोप है, सबसे इम्प्रूव, इसका इम्प्रूव वर्जन है। यहाँ पे आपके पास होती स्लाइड होगी और स्लाइड को हम यहाँ पुट करेंगे तो होगा क्या कि आप ऑनियन बल्ब को जब एग्जामिन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक। अब क्योंकि आप मॉडर्न टाइम में डिस्कवरी कर रहे हो तो आप जो सेल के अंदर आगे देखोगे स्ट्रक्चर होता है, तो सेल के सारे पार्ट, ईआर, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारी चीजें आप देखने वाले हो स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक। लेकिन अभी आपको बेसिक बताना है तो आप कहीं पागल ना हो जाओ, चैप्टर को देखते इतना मुश्किल है। तो हम यहाँ पे, ये तो हमारे पास हो गया सेल कि जो भी ये स्क्वायर बॉक्सेस या किसी भी तरह का शेप बन रहा है हमारे पास, हेक्सागन है, कोई पेंटागन है, ये सेल्स थे, सब सेम साइज के थे, ये ऑब्जर्व करोगे आप। और जो ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैंने, वो है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक। ये सारी बातें थी, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये सब ऑब्जर्व करोगे, ठीक। तो सेल्स में अभी तक आपको बेसिक आइडिया और जो कहानी है उसके पीछे की समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि जो ये सेल्स हैं इनके स्ट्रक्चर क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट समझा, अब हम समझने वाले हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी और इनका साइज, शेप या क्या जो चीजें हम आगे जान सकते हैं, ठीक, वो देखते हैं। अब तक आपने ऑनियन बल्ब का एक्सपेरिमेंट नहीं करा तो आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो कि आप ऑब्जर्व करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखकर और उसको ड्रॉ करोगे अपनी शीट पे। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें समझ में आएंगी कि सेल्स हैव सेम साइज एंड सेम शेप, ठीक। और यही जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स लाइक दीज रिपीट टू फॉर्म एन ऑनियन पील। तो देखो कितनी बेहतरीन बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो ये सेल्स हैं यही रिपीट हो रहे हैं और आपको क्या नजर में आता है, दोबारा इमेज ड्रॉप हुई होगी देखना, एक ऑनियन पील। तो एक्चुअल में आपने जब जूम करा तो ऐसी कहानी कुछ है, आप जब अंदर घुस के गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो ऐसी कुछ कहानी नजर में आ रही है। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियस को और जो सारे पार्ट्स हैं आप आगे समझ जाओगे, है ना। लेकिन आपको क्या बात समझनी है कि यहाँ पर जो ये छोटी यूनिट है, इस छोटी यूनिट को ही हम लेट्स से, ये एक यूनिट है, मैंने इसको डार्क कर दिया, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो यूनिट है इसको ही हम बोलते हैं सेल और ये होती है बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट जो कि रिपीट हो रही है ना। तो ये खास बात क्या थी कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नजर में आ रही है, ठीक। तो सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और अब आप जानने वाले हो कि इसमें आपको स्ट्रक्चर पता लग गया, तो अब हम जानेंगे कि काम कैसे होता है। और अभी तक आपने जो भी ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होता है, हम 7वीं 8वीं से पढ़ते आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके पास सिंगल सेल होता है। यूनि मतलब क्या होता है, वन,
तो सिंगल अगर सेल वाले मेरे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब आप सेल की इतनी खास बात समझो कि अगर मेरे पास एक सेल है तो भी मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ जो हमारे बेसिक फंक्शन एक ह्यूमन बींग्स करता है। हमारे जो ह्यूमन बींग्स क्या है, हम कहाँ आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आपको पता है कि हमारे पास दिन में इतने सारे बॉडी फंक्शंस होते हैं, हमारी स्वेटिंग होती है, हम खाना अंदर खाते हैं, डाइजेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, हमारे सेल्स हर मोमेंट पे डेड होते हैं, हर सेल मोमेंट पे नए सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात समझो कि एक ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल है और वो सारे जो उसके बॉडी फंक्शंस है उसने वहां से फूड भी लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी आउट करता है, और जो भी उसके बेसिक फंक्शंस हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे वो परफॉर्म करता है। और उसके एग्जांपल हमारे पास अमीबिया, पेरिमीशियम और क्लेमोडाइनामिस, हमारे पास ये तीन एग्जांपल लिखे हैं मैंने, तो आप इनको नोट कर लेना। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सिंगल सेल हो तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। और जैसे ही हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आए तो मल्टी माने क्या होता है, मैनी, मतलब बहुत सारे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक। अब आपको एक स्टेटमेंट मैं बोलता हूं उसको साथ के साथ नोट करना और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल होते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आया है। मतलब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो वो सारे आए किससे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो अब आप स्टेटमेंट लिखो, सेल्स हैव टेंडेंसी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। मतलब क्या बना कि सेल्स के पास ये खासियत होती है कि वो डिवाइड होते हैं और उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। जैसा आपने अगर अमीबा के बारे में कुछ चीजें पता हो आपको, तो अमीबा जो है ब्रेक जब होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो बीच में है हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक, और यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं जब ये ब्रेक होता है। तो देखो दो न्यूक्लियस आ गए, इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। ये बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। हो सकता है आपने अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें और अच्छे समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि दो पार्ट में टूटना। फिजन माने ब्रेक होना, बाइनरी माने दो में हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो हमारे पास ये क्या है, फादर सेल बोल सकते हो आप इसे, और ये जो फादर सेल है वो ब्रेक हो रहा है टू डॉटर सेल्स, ठीक। तो दो आपको नए सेल्स फॉर्म होते दिख रहे हैं। तो बस यही यहाँ पे बात थी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट बोली सेल्स हैव टेंडेंसी टू डिवाइड, इट मींस कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, कभी रहा होगा, क्योंकि आप जब आगे 10th क्लास में मूव करोगे तो आप समझने वाले हो कि कैसे जो है फॉर्मेशन हुआ, कैसे थ्योरी बनी, वो सारी चीजें कि लाइफ फॉर्म कैसे एग्जिस्ट हुई वो हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे अब आपके पास पॉइंट क्या आया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने होंगे। हर एक सेल डिवाइड हुआ होगा, हर एक से दो बने, दो से चार, चार से आठ, ये डिवीजन लगातार चला होगा, एक लाइफ फॉर्म होगी, और वही सारी चीजें आपको समझनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। आप जैसे ही हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, अगर बायोलॉजी आपका मेजर हुआ तो आपको समझ में आएगा, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कि सेल्स में जो शेप और साइज है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उनके स्पेसिफिक फंक्शन से। देखो आपने अभी तक सेल्स के बारे में क्या बातें समझ ली कि सेम साइज होता है, उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो सकते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें तो उसके पास तो एक ही सेल है। अगर एक ही सेल है तो जो सारे उसके बेसिक फंक्शंस होंगे, फूड खाना, उसको वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, अपने जो लाइफ प्रोसेस का फंक्शन करना, उसका यूज करना, वो सारा एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक सेल होगा, उसका एक टाइप होगा, उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। तो भले ही इनका शेप और साइज हो सकता है स्मॉल हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि हर एक सेल को परफॉर्म करने होते हैं। जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे हर एक ऑर्गन के लिए एक अलग सेल होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हर एक सेल में कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। हमारे पास जो ऑर्गन्स है, आपने
बॉडी पार्ट समझे होंगे। बॉडी पार्ट्स में आपने समझा कि हमारे पास हार्ट होता है, हार्ट इज यूज टू पंप ब्लड। दूसरा पॉइंट स्टमक, स्टमक का यूज होता है डाइजेशन में, खाना पचाने में यूज होता है। और हमारे पास स्किन सेल्स हैं और ब्रेन सेल्स है, मतलब हर एक पार्ट का जो है अलग अलग सेल है, ठीक। और उनके बेसिक फंक्शंस अलग है। किस तरीके से, आपको पता है हार्ट इज यूज्ड टू मेक पंप ब्लड, ब्लड को पंप करने का काम है। तो जो हार्ट के अंदर सेल्स होंगे, हो सकता है वो स्ट्रेंगन हो, उनका काम पंपिंग करना है तो वो काफी स्ट्रांग हो इस परफॉर्म करने में। ब्रेन का काम क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिसीव करना, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आप समझोगे, है ना। जो पूरी नर्व सिस्टम, हमारे पास नर्वस सिस्टम फैला हुआ है बॉडी के अंदर, वो ऐसा काम करता है जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट या कन्वीनियंस काम करता है एक सिटी के अंदर, कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना है तो किस तरीके से काम होगा। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे हर्ट हो उंगली के टिप पे, तो आपके ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाता है कि वहां से हटा लीजिए। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपसे, आपको समझना ये है कि हमारे जो सेल्स हैं, अब यूनिसेलुलर की बात खत्म हो गई, मल्टी सेलुलर में जैसे आए, तो मल्टी सेलुलर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब चलो भाई, यूनिट सेल में तो यूनिसेलुलर में तो हो गया कि आपके पास एक सेल होगा और वो एक टाइप का ही सेल होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में खास बात क्या होती है कि हो सकता है वो एक टाइप का ही सेल रिपीट हो रहा हो, या फिर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके अलग अलग जो बेसिक फंक्शन है उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूट्रिशन लेना, ब्रीदिंग, अगर उसको रेस्पिरेशन के लिए कोई गैस की इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है तो उससे बचाने के लिए क्या प्रोटेक्शन शील्ड है, उसके पास स्किन वगैरह है या नहीं। ये सारी चीजें जो है अलग अलग सेल का परफॉर्मेंस होता है। क्योंकि अब स्किन का काम क्या है, आपको आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है बहुत सेंसिटिव है, उसको प्रिवेंट करके रखना। तो जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं और रिपेल करने चाहिए, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, है ना। अब आप सोचोगे कि अगर मैं हाथ डालूं पानी में तो क्या मेरा हाथ सॉल्युबल हो जाता है, तो ये तो बहुत मजाक की बात है कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। जैसे शुगर डाला, शुगर डिजॉल्व हो गई, लेकिन हाथ डाला तो हाथ डिजॉल्व नहीं हुआ। इसका मीन्स कि स्किन सेल्स में कुछ खासियत है कि वो आपको बाहर से तो अंदर नहीं जाने दे रहे कोई भी सब्सटेंस या कोई भी आउटर एजेंट। लेकिन आप देखो गजब की बात हमारी बॉडी में कि आप स्वेटिंग करते हो तो आपको पता है हमारी बॉडी में होल से छोटे छोटे जो स्किन सेल्स में नजर आते हैं, और वहां से जो है स्वेटिंग या स्वेट सिक्रेट आउट होता है। अब वही जो सिक्रेशन हो रहा है, अब आप उससे बाहर से अंदर कुछ नहीं जा सकता। तो यही सारे जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी सर्वाइवल के लिए, वो सारे अलग अलग सेल्स का बेसिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो सारी बातें थी आप नोट करना, और जो समझा इंपॉर्टेंस बात ध्यान में रखता। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेल का स्ट्रक्चर। अब सेल्स के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात जानने के बाद अब हम समझने वाले हैं कि सेल्स में स्ट्रक्चर्स क्या होगा, है ना, या जो स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं मेरे सेल। तो हर एक सेल जो है, अब एक ये ऑर्गेनेल एक नया वर्ड आया है, इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं जब हम सेल के स्ट्रक्चर में जाएंगे और उसके अलग अलग पार्ट समझेंगे। तो वही हमारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हर एक सेल के लिए सेम तो होते हैं, लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अलग होता है, ठीक। और हर एक जो सेल अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। स्पेशल फंक्शन जैसे स्किन सेल्स का मैंने आपको बताया, प्रोटेक्ट करता है हमारे जो टिश्यूज हैं उनको। दूसरी बात, जो अलग अलग सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स है, लंग सेल्स हैं, उनका अलग अलग जो काम है वो सब आपको देखना था, ठीक है। अब दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है कि न्यू मटेरियल्स यहाँ पे बनाते हैं सेल। क्यों हो सकता है वो कोई नया मटेरियल बना रहा हो जो बेसिक फंक्शन है, या फिर हो सकता है जो डेड डिकेड मैटर है, डेड सेल्स हो चुके हैं, हर बार सेल्स बनते रहते हैं, हर बार सेल्स डेड होते रहते हैं, ठीक। तो इसका मीन्स कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल बने हैं वो बॉडी के अंदर है, तो उसको किस तरीके से बाहर निकालना है, ठीक। तो जो सेल है वो बनता कैसे है, अब आपने इतनी सारी बातें जान ली, तो सेल का हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आपके पास क्योंकि पुरानी कहानियां थी तो बेसिक स्ट्रक्चर से काम चल जाता था, लेकिन अब जैसे आगे बढ़े तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को और अंदर तक जानना होगा, क्योंकि अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, आप अंदर तक घुस के पता लगा सकते हो
कि क्या क्या एक छोटी से छोटी चीज उसके अंदर प्रेजेंट है, चाहे कितना भी छोटा साइज हो। तो हमें पता चला कि सेल में स्पेशल कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स, जैसे हमारे इनका बेसिक फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो सकता है वर्ड नए हो, टेंशन मत लो, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा है ना तो हम उसमें समझने वाले हैं ये सारे अजीब अजीब से जो भी जानवर या प्राणी हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ऑलमोस्ट एवरी सेल में 3 बेसिक फीचर्स होते हैं। 3 बेसिक फीचर्स क्या कि उनके पास बेसिक फीचर में होगा, एक हमारे पास होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है, या जो भी कंटेंट मेरे सेल के अंदर है उसको इधर से उधर जाने से रोके, है ना। जैसे हमारी बॉडी, आप अगर सोचो एक बार सोच के देखो कि हमारी बॉडी के पार्ट्स इधर उधर घूम रहे हैं, अगर स्किन ही नहीं होगी तो हो सकता है ब्लड इधर उधर फैल रहा हो, या आप कहीं टच करें तो आपका मसल टिश्यू अटैच हो गया। तो स्किन का काम क्या है, आपको कवर करके रखना, जो भी हमारे बॉडी के अंदर है उसको सेव करके रखना। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो भी कंटेंट्स है उसको आउटर एटमॉस्फेयर से बचा के रखने का काम है। सेकंड पार्ट न्यूक्लियस होता है, और थर्ड पार्ट साइटोप्लाज्म होता है, जो भी उसके अंदर छोटे छोटे जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होंगे जिनका कुछ स्पेशल फंक्शन होगा सेल के अंदर परफॉर्म करने का, और वही एक कलेक्टिवली काम करेंगे हमारे फंक्शन के लिए। तो देखो, हो सकता है ये वाले स्टेटमेंट आपने 9th क्लास 8th क्लास या कभी ना कभी पढ़ी हो। हमारे पास सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हमारे सेल्स ग्रुप होंगे तो बनते हैं टिश्यूज, मतलब सेल से बन के मिलेगा टिश्यूज, और टिश्यू से हमारे पास बनते हैं ऑर्गन। ठीक, ऑर्गन हमारे पास हो जाएगा, लेट्स से हार्ट हो गया, लंग हो गया, स्टमक हो गया। ठीक, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए या पता होंगी भी। ठीक, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। देखो, सेल्स, अगर मैं सेल्स को अटैच करूं तो अभी जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा बायो का, तो नेक्स्ट में आप जो है टिश्यूज के बारे में जान रहे होगे। तो सेल्स जब ग्रुप होंगे, अब आपको जब सेल्स के बारे में पता होगा तभी तो आप उनको जोड़ के कुछ बना सकते हो, है ना। तो सेल्स को अगर आप अच्छे से समझोगे तभी तो जो टिश्यू चैप्टर समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है बायो के, अगर हम नजरिए से देखें तो। सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स को जब आपने बहुत सारे सेल्स मिले तो बने टिश्यूज। ठीक, अब टिश्यूज बहुत सारे मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन। ठीक, और ऑर्गन में क्या, हमारे पास हार्ट, स्टमक, लंग्स, इनका अलग अलग फंक्शन है, तो इनके सेल्स भी अलग अलग होंगे, ब्रेन सेल्स अलग होंगे, एक इमेज ड्रॉप हुई होगी तो देखोगे आपके पास अलग अलग सेल्स हैं और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, और इन्हीं सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से वो कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं, और इसी वजह से जो ये ऑर्गन है इनका अलग अलग काम हो जाता है। लंग का काम है सरफेस एरिया देना हमारे रेस्पिरेशन के लिए, है ना, और हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, और स्टमक का जो है डाइजेशन का काम है, और ऑर्गन से बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो जब आप अर्लियर स्टैंडर्ड्स में थे तो आपने ऑर्गन सिस्टम समझा होगा। डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेशन सिस्टम में एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, है ना, हो सकता है याद करिए हो, कभी समझी ना हो। एलिमेंट्री कैनाल पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आपने फूड अंदर लिया, सलाइवा आएगा, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फिर वो ऑइसोफेगस में जाएगा हमारे स्टमक में लीवर से आएंगे हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस, जिसे हम बाइल जूस भी बोलते हैं, और स्टमक जो है एसिड सिक्रीट करेगा, स्टमक की इनर लेयरिंग, और वो हमारे डाइजेशन में मदद करेंगी। अब जो हमारे पास फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस या कहें छोटे छोटे सॉल्युबल पार्टिकल्स में टूट जाएगा। अब जब वो सॉल्युबल में हो गया, आपने सॉलिड खाया, लिक्विड खाया, या किसी भी फॉर्म में खाया, क्योंकि आपको पता है आप सॉलिड भी खाते हो, आप राइस खाते हो, रोटी खाते हो, और साथ में लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है सब्जी खाओ या दूध पियो, है ना। तो हमारे जो बेसिक एक तरह से स्टेट बोले फूड की, तो सॉलिड भी है लिक्विड भी है। तो
तो सॉलिड लिक्विड को सॉल्युबल में कन्वर्ट करा और वो सॉल्युबल हो गया, एक तरह से सॉल्यूशन बना दिया, सस्पेंशन बोलो तो, ठीक है। अब वो ट्रांसफर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां एब्जॉर्प्शन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी चीजें थी, और लास्ट में आपने एनएस के थ्रू एक्सक्रीशन कर दिया, ठीक। तो ये सारी बातें किसकी थी? डाइजेशन सिस्टम की। इस तरीके से आपका डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। लेकिन अब आप इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं ला सकते। उसका मतलब क्या कि आप अंदर इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोसेस कैसे चल रही है अगर आपने अच्छे समझाओ तो प्रोसेस क्या होगी? आपने इनहेल करा ऑक्सीजन, लंग्स में सरफेस एरिया है, एल्वियोली एक वर्ड होता है, एल्वियोली एक वर्ड होता है जिसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। मतलब जो सारे पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो वहां इकट्ठी होगी और जो ऑक्सीजन आपने ली है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ऑक्सीजन अंदर होगी। तो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, और वो सारी प्रोसेस अभी चल रही है, ठीक। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको आप ड्रॉ कर लेना, सेल से टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और इस तरीके से, ठीक। तो इस लेक्चर में इतनी बातें थी कि आपने सेल का बेसिक फंक्शन समझा, और जो पीछे की कहानी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कैसे सेल्स डिस्कवर हुआ, ये सारी चीजें, ठीक। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम समझने वाले हैं इन सेल ऑर्गेनेल्स का बेसिक काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहानियां समझ में आ गई, लेकिन आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। और बायो मैं गारंटी देता हूँ आपको रटनी तो नहीं पड़ेगी, हम जितनी ज्यादा कोशिश हो सकते हैं उसमें समझेंगे, कहानियों के थ्रू, एग्जांपल्स की मदद से, बहुत सारी चीजें। तो ये पहला लेक्चर था। तो अभी तक यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो लाइक करते हुए जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।